नाज़रीन आज हमारे साथ 2 शख्सियात हैं और दोनों हमारे साथी हैं। एक का नाम है जी डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब और दूसरी हमारी सफ़ीना ख़ान है, जिन्हें आप आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं। मीडिया आए दिन इनके टिकटॉक भी आप देखते रहते हैं। इनकी हर चीज़ बड़ी वायरल होती है और उन पर लोग अटैक भी करते हैं, इनसे पर्सनैलिटी क्लैश भी करते हैं और मीडिया वाले भी इनके पीछे पड़े रहते हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आती। सफ़ीना, मैं आपसे शुरू कर दूँगा, मीडिया यहीं से शुरू करूँगा। जी, बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। ये मीडिया वाले आपके वालेकुम। पीछे क्यों पड़े रहते हैं? सबसे पहले तो आप के सुनने वालों को हैप्पी न्यू ईयर। साल का थैंक पहला यू दिन जी। है और अल्लाह करे कि आप लोगों का ये साल जो है वो बड़ा अच्छा रहे और जिनकी कोई ख्वाहिशात पिछले साल पूरी नहीं हो सकी थी, वो इस साल पूरी हो जाए। मीडिया वाले मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मीडिया वाले नहीं, पता नहीं हर वो शख्स मेरे ख़्याल से मेरे साथ ही नहीं, हर उस शख्स के साथ जो प्रोमिनेंट हो, जो वोकल हो, आउटस्पोकन हो, स्पेशली खातून भी हो, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती हैं। चाहे वो आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो और यूके में हमारी लेडीज जर्नलिस्ट है नहीं। और पहले मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा थी, तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आता था कि बहुत बोल्ड है, बहुत ब्लंट बोलती है। तो जब मैंने ग्राउंड के ऊपर जर्नलिज्म स्टार्ट की, तो फिर लोगों को पहले लगा कि अच्छा खातून है, हम अपने तरीके से जैसे चाहेंगे इसको पेट बना लेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये पेट तो बनने वाली नहीं है, और मैं तो काम पे बिलीव करती हूँ कि अपने काम से बोलना चाहिए इंसान को। आपका नाम तभी होता है, टीवी चैनल्स आपके मोहताज नहीं होते कि वो आपको इंट्रोडक्शन बने आपके नाम का। तो जब मैंने ग्राउंड पे काम करना शुरू किया और पहले मैं इंडिपेंडेंट के लिए एज ए फ्रीलांस काम कर रही थी, तो फिर जब मैंने उनको स्विच करके पाकिस्तान के औसाफ न्यूज़पेपर ने नया टीवी चैनल लॉन्च किया एबीएन, तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया क्योंकि एजाज भाई बड़े ही इज वेरी काइंड औसाफ में होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सवीना, आप हमारे नया टीवी चैनल है लेकिन ज्वाइन कर ले, मैं चाहता हूँ आप उसको ज्वाइन करें। तो मुझे कोई भी शख्स जो ऑनर के साथ बात करता है ना, तो चाहे उसमें मेरा नुकसान ही हो रहा हो, तो मैं जरूर एक्नॉलेज करती हूँ और ऑनर करती हूँ कि ये मुझे मेरे लिए इज्जत अफजाई के, अगले बंदे ने इतना समझा कि मैं कोई वैल्यू करती हूँ किसी के लिए। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया और लोगों के लिए क्या था कि इसको जानता कौन, अभी अभी टीवी चैनल लॉन्च ही हुआ है और उसका माइक सफीना के हाथ में है। लेकिन मेरे उस टीवी चैनल को लेके मैं वहां तक गई जहां पर पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स होते थे और उनसे शायद मैं पहले वहां पर पहुंच जाती थी। आ, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है। जब आप मेहनत करते हैं तो उसका जो रंग है वो नजर आता है और उसका फल आपको मिलता है। तो बहुत थोड़े से टाइम में मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर भी जगह बना ली और जहाँ जहाँ हमारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स शायद समझते थे कि हमारे बगैर कोई काम शुरू नहीं हो सकता, वहां मैं उनसे पहले पहुंच जाती थी। तो वो एक जेलसी और दो चार ऐसे बड़े इवेंट हो गए जहां पर पाकिस्तान का नेशनल टीवी चैनल नहीं था, लेकिन मैं वहां थी। उसका भी बहुत ज्यादा धचका लगता है क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये पूछा जाना कि जे कॉमनवेल्थ का एक हुआ था, जब पाकिस्तान का एक सेटअप आया था, इंटर्म सेटअप। तो हमारे वजीरे दिफा थे शायद या वजीर दाखिला आए हुए थे यहाँ पर। तो वहाँ कॉमनवेल्थ के अंदर मीडिया अलाउ ही नहीं था एंड आई वाज देयर, और मैंने उनका इंटरव्यू भी कर लिया और सब कुछ कर लिया। तो वो भी एक हाइप क्रिएट हो गई। मुझे पता नहीं था ये छोटी छोटी चीजें मीडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे लिए छोटी थी शायद, लेकिन वो छोटी नहीं थी। उसके बाद हमारे जनरल साहब यहाँ पर आए और वहाँ कोई मीडिया हवाला नहीं था और मैं वहाँ थी। तो जनरल शमशाद, तो तब भी शायद उसके बाद जनरल शमशाद से जब मेरा इंटरेक्शन, उसके बाद मुझे लगा कि बहुत ही मैसिव एक फोर्स बन के तमाम मीडिया के लोगों ने मेरे खिलाफ एक हेट कैंपेन बनाई कि ये क्या मतलब कि जहां हमारे टीवी चैनल्स को होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक अकेली सफीना वहां कैसे जा सकती है। हालांकि कोई सिफारिश नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, मैं अपने बलबूते पे वहां पर गई थी, कॉमनवेल्थ के प्रोग्राम में भी मैं अपने बलबूते पे गई थी वहां पर। तो उनको लगा कि पता नहीं ये क्या है, ये हो क्या रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो वो उन्होंने प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से मेरे खिलाफ एक गैंग अप हुए और हर जगह पे भी जहां पे भी कोई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या कोई फंक्शन होता था कम्युनिटी का, वहां कहा जाता था कि अगर आप सफीना को इनवाइट करेंगे तो हमसे मुराद कि ये टीवी चैनल नहीं आएंगे। और बल्कि कुछ तो एक दो दफा तो ऐसे भी हुआ कि यहाँ पर हमारे सिंगर्स ने प्रोग्राम करने थे, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब हमने अपना माइक रखे, तो बड़े टीवी चैनल्स के 4 लोग थे, 4 से 5। वो कहते हैं जी हम ये मीडिया वालों के साथ नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम नेशनल टीवी हैं तो हम इन लोगों के साथ नहीं करेंगे। मेरे साथ और भी बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, यही नहीं कि वो बाकी भी थे। तो उन्होंने कहा हम इन लोगों के साथ नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वो भी एक ऑनर थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग वेट करें, पहले इनके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद आप लोगों के साथ होगी। तो वो भी, तो वो कुछ तो था जो उनको हो रहा था। तो बाकी तो आहिस्ता आहिस्ता समझ गए। एक पर्सनालिटी एक मिस जज भी कर लेते हैं लोग, मुझे मिस जज बहुत ज्यादा करते हैं।
बाद में उनको समझ आती है, जो समझने वाले होते हैं, जो दिमाग रखने वाले लोग होते हैं कि नहीं नहीं शी इज नॉट रॉन्ग, उसका तरीका है अपना काम करने का, और वो किसी को डोमिनेट करने के लिए नहीं करती है, वो अपना काम सीधी तरीके से करती है। ना मैंने कभी किसी को ह्यूमिलिएट किया, ना मैंने कभी किसी को बदतमीजी से बात की। हाँ, जो मेरे से तमीज से बात करता है मैं उसके, लेकिन जिसके लिए मेरे दिल में रिगार्ड भी हो, अगर मुझे लगे भी कि ये कुछ अवॉइड कर रहा है, तो मैं उसको बहुत ज्यादा स्पेस देती हूँ। लेकिन जो बदतमीजी करता है, फिर मैं उसको डबल बदतमीजी वापस करती हूँ, क्योंकि ये तो मेरे ऊपर है ना कि फिर मैं पहले पंगा लेती नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई ले तो फिर मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। ये है। सफीना, आपका बहुत शुक्रिया। सफीना, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। दरअसल ये जो पर्सनैलिटी क्लैश होता है ना, जेलसपन होता है, ये एक ऐसा दीमक होती है जो एक बड़े बड़े दरख्तों को खा जाती है। इंसान क्या चीज़ होता है? इंसान तो छोटा सा होता है। अगर दरख्त जल जाते हैं, जलने से दीमक से खाए जाते हैं। तो मेरे साथ आप दोनों स्मार्ट हैं, डॉक्टर साहब भी बड़े स्मार्ट हैं, डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पर्सनैलिटी क्लैश है, आपसे भी होता है, सफीना से भी होता है। ये तो खूबियां इंसान की, ये देन जो होती है अल्लाह ताला की खुदादाद देन होती है, इसमें किसी का क्या कसूर हो सकता है? तो ये लोग जलते क्यों हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक यू। आपके प्रोग्राम में लेने का बहुत-बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए इससे मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? पहले ये बता दें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू डॉक्टर करूँगा। साहब, आप हमेशा डॉक्टर ताहिर अल कादरी की तरह, आप कुर्सी ठीक आ नजर आ रही है, आवाज मेरी आ रही है, मैं ठीक लग रहा हूँ, ये बड़ी मजबूरी है आपकी, आप डॉक्टर जो हुए। ये ये 2 दफ़ा गुफ्तगू करते हुए आपसे जब आप बात कर रहे थे, तो मेरे सिग्नल ड्रॉप हुए हैं। मैंने इंटरनेट नहीं रिप्लेस डॉक्टर किया, साहब, बदला है, आपके तब सारे जाकर सिग्नल्स बात हमें आ रहे हैं। चलें ठीक है। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, क्योंकि आपने ख़ास तौर पे जो मेहमान हमारे साथ लिए हैं, उनका भी शुक्रिया। ज़ाहिर है, बड़ा हमारा ताल्लुक है इनडायरेक्ट भी कहीं न कहीं से। तो पर्सनैलिटी क्लैश हर जगह पे रहते हैं। जब आप कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर, या अपने किसी भी स्पेक्ट्रम के अंदर आप अपना खेल रहे होते हैं, ख़्वाह वो मीडिया का है, या दुनिया का कोई भी कोई सेगमेंट है, आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो आपके जितने भी हरीफ होते हैं, वो मद्दे मुकाबिल होते हैं। आप उनको अगर ख़्याल करना आप उनका शुरू कर देंगे कि भई ये लोग मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, मैं पहले इनका जवाब दूँ। जवाब देने में आप एनर्जी अगर सर्व करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि आपके आगे बढ़ने के कुछ चांसेज़ हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली मंज़िल की पहली सीढ़ी ये है कि आप ऐसे हरीफ जितने भी हैं, उन सबको पसे पुश डाल दें, उनकी परवाह मत करें। क्योंकि जो वो पंजाबी में भी एक मकूला है कि काफ़िले चलते रहते हैं, वो लोग भौंकते रहते हैं। वो जो एक ख़ास चीज़ होती है। तो वो उन लोगों का ज़िक्र करने की परवाह नहीं करनी चाहिए हमें। डॉक्टर साहब बड़े क्लियर लोगों के कर दें, गोल्स बड़े होते काफिले हैं। चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। राजा साहब, आपका प्रोग्राम ना खराब हो जाए कहीं, मैं तो इस वजह से नहीं थोड़ी जी, मुझे एहतियात कर कोई रहा हूँ। प्रोग्राम नहीं, आपकी आवाज़ है, ये सबका नाम है, हम बिल्कुल जो है अपनी जो चाहे बोल सकता है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। जी, जी, इसी तरह ही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये काफ़िले जो है अपनी मंज़िल की जानिब हमेशा रवां-दवां रहते हैं। रास्ते में कई मुश्किलात आती हैं, कई परेशानियाँ आती हैं, तो हमें उनकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा ख़्याल है सफ़ीना भी इसी मिशन के ऊपर चल रही हैं और इसी मॉडल को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब, आपका नया साल भी आपको मुबारकबाद देते हैं, मैं भी देता हूँ, सफीना भी आपको मुबारकबाद देती हैं। तो आपका साल कैसा गुजरा नया? जी, बहुत शुक्रिया। आपके देखने वालों को भी नया साल बहुत-बहुत मुबारक हो। मेरा साल तो ठीक गुज़र गया। कुछ इवेंट्स होते हैं, ज़ाहिर है आप बाहर रह रहे होते हैं, तो उनका एक कल्चर है कि नए साल को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानियों का साल किस तरह गुज़रा, ये बात करने की ज़रूरत है। क्या पाकिस्तानी इससे खुश हैं इस साल से? कितनी गुर्बत, इन्फ्लेशन जो है उसमें कमी हुई है। लोगों की इन्फ्लेशन से इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है। अगर आप मेडिकली जो जानते हैं वो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, तो उनको ज़्यादा समझ आएगी। मैं आसान कर देता हूँ कि उनके ज़ख्मों का मदावा करने की बजाय उनके ज़ख्मों के ऊपर जब आप नमक छिड़कते हैं, तो फिर आपकी सोज़िश बढ़ जाती है। जब सोज़िश बढ़ती है, तो आपका फिर इन्फ्लेशन से इन्फ्लेमेशन रेट भी बढ़ जाता है। तो हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारे लोगों के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ा है, बेरोज़गारी आई है, गुर्बत आई है, उसके अलावा नाउम्मीदी और एक मायूसी फैली है। शायद इसका मदावा करने के लिए अभी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो तमाम फ़ोरम्स हैं, तमाम इदारे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी एक फ़ोरम पे आने की ज़रूरत है। जब वो एक फ़ोरम पे आएँगे, तभी पाकिस्तान की जो अवाम है, उनकी मुक़द्दर की या उम्मीद के लिए कोई न कोई हम नई इब्तिदा या दाग-बेल डाल सकते हैं। क्या फरमाया डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ें चलती हैं, देखें, एक कल्चर होता है, जिन ममालिक में हम रहते हैं, हम लोग यूरोप में रहते हैं, सफीना भी सब कुछ यूरोप में है। तो ये अपना साल जो है, ये दिन जो है वो क्रिसमस के दिन जो है और न्यू ईयर के लिए जो है बहुत ज़्यादा खुशी से मनाते हैं।
पूरा यूरोप जो है वो सस्ता हो जाता है खाने पीने की चीज़ों के लिए। तो ये सहूलियात देते हैं अपनी खुशी मनाने के लिए। जिस तरह मैं अपने ईद के त्यौहार बनाते हैं तो हम भी गरीब से गरीब घर भी जो है वो नए कपड़े खरीदता है, चीज़ें खरीदता है। तो यहाँ पटाखे ज़्यादा चलाए जाते हैं और बहुत धूमधाम से चलाए जाते हैं। सारे टाउन्स आप देख लें, ये सोशल मीडिया या दूसरे मीडिया चैनल्स पे देख लें, टकाटक फ़िल्में आ रही होती हैं, जो यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं उस पर भी फ़िल्में चल रही होती हैं। इस लिहाज से डॉक्टर साहब ये कल्चर है, कल्चर को तो हमें इन कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। लगता है डॉक्टर साहब को आवाज़ नहीं आ रही। सफीना आप भी जवाब दे दें इस सवाल का डॉक्टर साहब की जगह। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मेरे ख़्याल से आपने नए साल की बात की। मेरे ख़्याल से ज़िंदगी जब इंसान पैदा होता है, तो उसके लिए हर ज़िंदगी का हर नया दिन ही एक नया दौर होता है, क्योंकि जब इंसान सोता है, तो वो भी एक किस्म का एक मैं क्या कहूँ, एक सेटअप होता है, जो आप अपनी दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं और आपको नहीं पता कि आपने सुबह उठना भी है या नहीं। ये मिनी किस्म का एक डेथ ट्रायल होता है, जो आप अपने होशो-हवास में नहीं होते और आप बिल्कुल पता नहीं किस ज़ोन में होते हैं। साल में इन सालों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। अल्लाह ने पैदा किया है बीइंग अ मुस्लिम, और मेरा ये बिलीव है कि जो जितने भी साल आपकी ज़िंदगी के हिस्से हैं, वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए जाते हैं। कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो इंसान जो है वो उसकी सोच, उसकी ख्वाहिश ज़रूर रखता है, वो कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं पूरी हो जाती, तो इंसान ये उम्मीद लगाता है कि अभी पूरी नहीं हुई तो नेक्स्ट ईयर पूरी हो जाएँगी, या चले आने वाले दौर में पूरी हो जाएँगी। लेकिन इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आप अपना अच्छा कर्म करते जाएँ। तो अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो फल आपको जो आप कर रहे होते हैं, उनमें साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है, जब आप कुछ अच्छा करते हैं, तो अल्लाह ऊपर रब की ज़ात जो है, वो आपके साथ बुरा होने नहीं देती है। तो सारे साल एक जैसे ही होते हैं, बस आप अच्छे कर्म करते जाएँ, तो जो आपके साथ बुरा होना है, वो होके रहना है। क्योंकि वो आपके शायद आपकी किस्मत में लिखा है कि वो होना है, और वो बुरा नहीं होता, क्योंकि हम वो इंसिडेंट ऐसा होता है कि हम उसको सह नहीं पाते, तो हम उसको बुराई का टैग दे देते हैं कि ये बुरा हुआ हमारे साथ। वो कुछ चीज़ें होनी होती है, जैसे ज़िंदगी फ़ानी है, हम आए हैं तो हमने जाना भी है इस दुनिया से, तो अब मौत जो है वो सदमा नहीं है, वो तो एक अमानत है। आई है हम दुनिया में, अब जितना टाइम हमारा लिखा हुआ है, हमने रहना और चले जाना है। लेकिन जो हमारे लव्ड वन होते हैं, जो हम अपने जिनके जो हमारे प्यारे होते हैं, उनके जाने से, उनको तकलीफ़ पहुँचने से हमें तकलीफ़ होती है, उसकी वजह से हम वो उसको सैड मोमेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो मेरे लिए इतनी, पता नहीं क्यों, आई एम वेरी स्ट्रेंज एंड डिफरेंट पर्सनैलिटी। आई एम सो सॉरी। डॉक्टर साहब आपकी जगह जो है सफीरा खान ने जो है वो जवाब दे दिए। डेफिनेट आपको आवाज़ नहीं जा रही थी या आपकी स्टिल हो गई थी तस्वीर, तो कोई और नेट का भी मसला हो सकता है, दूर से आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं कि ये नया साल चढ़ा, नए साल में आपने बताया और सियासतदानों की आपने बहुत सारी तस्वीर भी देखी, मैसेज भी देखे। सिंध के गवर्नर साहब का आपने खबर पढ़ी कि उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है, पता नहीं 40 घंटे जो है वो आतिशबाजी होती रही। मैं आपकी सवाल की तरफ जा रहा हूँ डॉक्टर साहब। तो 40 जो है मिनट जो है आतिशबाजी होती रही, तो उसके अखराजात भी हुए। पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब के जो है वो पोते की जो है वो शादी हुई, उस वक्त भी ये जोड़ों की जो है कीमतों के बारे में बड़ा चर्चा हुआ। डॉक्टर साहब ये जो चीज़ें होती हैं, ये लग्जरी चीज़ें होती हैं, जिस वो पैसा कमाते हैं, तो अल्लाह ताला भी कहता है कि जो मैंने तुम्हें दिया अक्ल लाल का, अगर आप जायज़ खर्च करते हो, जायज़ कपड़े पहनते हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं पहनते, आपकी अपने कमाई है, तो 200 दफ़ा आपको पहनने चाहिए। लेकिन अखबारात की ये ज़ीनत जब खबरें बनती हैं, फिर सोशल मीडिया पे चली जाती हैं, वो अच्छाई जो है वो बदतमीज़ी में बदल जाती है। इसकी क्या वजह है? सॉरी, वो इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने शुरू में भी उसका ज़िक्र किया था। जी, यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो मसला ये है कि वो हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। हम अपनी गलतियों को सुधार के आगे नहीं बढ़ना चाहते। हमारा एक मुकाबला है, एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जहाँ पे 2 मद्दे-मुकाबिल ग्रुप आपस में लगे हुए हैं और एक धींगा-मुश्ती चल रही है। उस कुश्ती के अंदर हर कोई जीतना चाहता है और सब लोग इसके विनर हैं, सब लोग इसमें पहलवान हैं। कोई अवाम के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहता। किसी का कोई मकसद नहीं है, किसी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, किसी का कोई बुनियाद नहीं है जिसके ऊपर कोई काम करना चाहे। मुझे ये बताएँ कि अवाम के पास, पाकिस्तानी अवाम के पास खाने का 2 वक़्त की रोटी नहीं है। लोग दूध को तरसते हैं, बच्चे बिलखते-बिलखते सो जाते हैं। पाकिस्तान में अब भी ऐसे इलाके मौजूद हैं। अब वहाँ पे गवर्नर साहब बेहतर था कि वहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़रा चले जाते, या जिस इलाके से ये इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते, जो भी इनका आबाई गाँव है, वहाँ पे ये चले जाते और वहाँ पे जाके पूछते कि उनके इलाके के बच्चे, कितने बच्चे हैं जो भूखे सो गए हैं? कितनी माएँ और बहनें हैं जिनके सर के ऊपर दुपट्टा या चादर नहीं है? कितने लोग हैं कि जिनकी शादी होनी है, उनके पास अखराजात नहीं है? काश के ये वहाँ पे जाके चले जाते, उनसे पूछ लेते कि
कि कितने मसाइल वहाँ पे उनके हलके के अंदर मौजूद हैं। उनके हलके में पानी नहीं आता, वहाँ पे इलाज करने के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं, वैक्सीनेशन नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है वहाँ पे अब, और उनके पास, लेकिन इसके अलावा उनके पास शाह खर्चियों के लिए, अपनी गाड़ियों के ऊपर खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा है। इसके अलावा उनके पास ये पटाखे, ये सेलिब्रेशंस और ये आतिशबाजी करने के लिए इनके पास अरबों खरबों हराम के हैं। अपने हराम के तो तब बनते हैं जब गलत राह पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली अवाम का टैक्स का पैसा है जो कि उनके ऊपर लगना चाहिए था। ये उन मुल्कों में चीजें ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, ये आतिशबाजी करना, आसमान रोशनियों से जगमगा उठता है जब आप मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज करते हैं, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं कि जब आपकी आवाम खुशहाल हो। वहां पे लोग खुदकुशी और खुदसोजी करने पे मजबूर हो रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग जॉबलेसनेस है, लोगों के पास डिग्रीज हैं तो उनको जॉब नहीं मिलती, उनका फ्यूचर वहां पे सिक्योर नहीं है। तो वहां पे आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं कि जिससे अवाम पहले ही एक गुस्से का शिकार है, पहले ही अवाम मायूसी का शिकार है, अवाम के पास कोई उम्मीद नहीं है, आगे बढ़ने को अवाम के पास कोई रास्ता नहीं है। वहां पे आप इस कल्चर के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, वहां पे आप आतिशबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। आप लोगों को आईटी कह रहे हैं, मैं आईटी आपको सिखाता हूँ, आप कच्चे के डाकुओं को आप इनवाइट कर रहे हैं। आईटी सिखाएं, मेरे मुल्क के बच्चे को, नौजवान को सिखाएं। मेरे मुल्क को डॉक्टर बेरोजगार कराची में फिर रहा है, मेरे दोस्त हैं उनके पास नौकरी नहीं है गवर्नमेंट की, आप उनको नौकरियां क्यों नहीं देते? वहां पे लोगों को स्किल्स क्यों नहीं सिखाते? आप स्किल्स सिखाएं। आप बदअमनी जो होती है वो उसका फैलने का सबसे बड़ी रीजन होती है, आपने गुर्बत सोसाइटी के अंदर फैलाई हुई है। जब आप गुर्बत को खत्म करते हैं, जब आप नाइंसाफी को खत्म करके जस्टिस देते तो हैं, डॉक्टर तो साहब फिर इसका हल क्या ऑटोमेटिकली है? सोसाइटी, इसका हल ये है कि तमाम जितने फ्रीकैन हैं उनको जाती लड़ाई से निकल के टेबल टॉक के ऊपर आना चाहिए, निगोशिएट करना चाहिए, निगोशिएशन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली वही जो 75-78 साल से पाकिस्तान का एक मदार के अंदर वो कश्ती घूम रही है और कभी अपने किनारे नहीं लगी, शायद पता नहीं कब किनारे लगेगी अगर मुल्क का यही हाल रहा। तो अगर तो इसी तरह ही उसने एक मदार में घूमना है, एक लट्टू की तरह, तो फिर पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तानियों की किस्मत भी इसी तरह लट्टू की तरह घूम रही है, उसने घूमता ही रहना है। आप फिर से उसको ऊपर से रगड़ा दे दें तो वो फिर घूम लेगा, फिर से दोबारा से घुमा दें फिर वो घूम तो जाएगा। डॉक्टर साहब मैं तो सफीना की तरफ चलता हूँ। सफीना, ये जो मीडिया के सेठ होते हैं जिनके पास लट्टू होता है, ये लट्टू घुमाते हैं। एक ज़माने में मीडिया के लोगों की जो तनख्वाहें बड़ी माकूल होती थी, वो कला की बहुत सारी माकूल तनख्वाहें होती थी। अब मीडिया में बड़ा एंकर बड़े चैनल पे बैठकर जो करोड़ों रुपए लेता है या लाखों रुपए लेता है, तो डेफिनेट वो सेठों की बात मानता है। तो सेठ जो उसको देते हैं, जो उसको लट्टू देते हैं, वही सेठ जो है वो जो एंकर बैठा हुआ लट्टू घुमाता है। तो सफीना, हम तो आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं, आप जो अपना को कमाती हैं, आपको अपनी पैसे हैं, अच्छे कपड़े पहने या अच्छे कपड़े ना पहने, आप पर कोई पाबंदी नहीं है, तो आप आज़ादी से बात करती हैं। लेकिन जो सेठों के मुलाजम होते हैं वो हमें नसीहत कर सकते हैं। देखिए, बड़े बड़े चैनल्स पर बड़े बड़े एंकर बड़ी बड़ी नसीहतें करते हैं। जिस तरह ARY के, मैं नाम ले लेता हूँ, ARY के जो कुछ होते हैं, सहाफ़ी लोग होते हैं, वो किसी पर्सनैलिटी के पीछे पड़ जाते हैं। आपके बारे में भी मैंने खबर सुनी कि आपको भी कुछ लोग कहते हैं वो खबर झूठी होती है, या आप पर उस पर जो है ज़ाहिर चैनल बड़ा है, बात बड़ी हो जाती है, उनकी ज़्यादा लोग सुनते हैं। जी सफीना। ये राजा देखिए, साहब आप राजा साहब ये आप मीडिया का सवाल ही सारा सफीना साहिबा से क्यों कर रहे हैं? इनसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन भी कर ले जरा। इसलिए कि नहीं कोई सफीना को बात जो नहीं, मीडिया हम वाले जो है ना देखिए, पर्सनैलिटी क्लैश करते हैं। नहीं नहीं, देखिए अच्छा, देखिए, हमेशा मीडिया पर्सन, चाहे वो जर्नलिस्ट के हाथ में माइक आ गया या उसके हाथ में कलम आ गया, तो उसका ये मकसद नहीं है कि वो सिर्फ सवाल करना उसका राइट है, उसको जवाब देना भी उसका हक है। तो ये लोगों, हमारे मीडिया के लोगों ने गलत जो है अपने माइंड में एक सेटअप बनाया था, हमारा सवाल करना हमारा पैदाइशी हक है। भैया, हमारा जवाब देना भी हमारा पैदाइशी हक है। फिर हम जब दूसरे से सवाल कर सकते हैं तो दूसरा भी हमसे सवाल कर सकता है, तो हमें भी उनके सवाल का जवाब देना है। तो उसी तरह से अगर आप सवाल कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका ये हक है, आप सवाल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और अगर हम अपने ही क्या कहते हैं ना, जिस शोबे से हम मुंसलिक हैं, अगर हम उसके ऊपर बात करने से गुरेज करेंगे, तो मेरा ख्याल से मुझे कोई हक नहीं है कि हम अपनी सोसाइटी के किसी भी और टॉपिक को टच करें। क्योंकि जब हम अपने ही इर्द गिर्द और अपने ही साथियों के ऊपर बात करने से डरेंगे, तो फिर मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं दूसरों के ऊपर भी हाथ डालूं या दूसरों के ऊपर भी सवाल करूं। देखिए, मीडिया के जो आपने सेठों की बात की है, वो बड़े एंकर, सूट टाई, जेल लगाए हुए बालों में जो एक खूबसूरत किस्म का मॉडल बना के बैठाते हैं, वो इसलिए नहीं बिठाते कि वो आपको और मुझे कुछ नॉलेज देने के लिए, या कोई भी आवाम हो, जिस भी मुल्क के शहरी हो, उन लोगों के लिए कोई ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पैदा करने के लिए। वो पॉलिटिकली स्टंट होता है, जिस तरह से सियासतदान करते हैं। मीडिया के जो सेठ हैं वो भी एक स्टंट करते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, आप जितना इसके ऊपर लगाएंगे उतना हम आपका माल बेचेंगे।
तो वो मीडिया हाउसेस को कौन ऐड देता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज कर रहा होता है, हुकूमतें वक्त कर रही होती है। तो वो सेठों को पैसे ऐड की सूरत में एक्चुअली में हुकूमत दे रही होती है, तो आपके और मेरे टैक्स पेयर का पैसा दे रहे होते हैं इन सेठों को। तो इसीलिए अवाम जो है वो सेठ उनकी एक, वो क्या कहते हैं, उनकी जबान बने हुए होते हैं, उनके बयानियां आटो कर रहे होते हैं जो हुकूमतें वक्त होते हैं। इसमें अपोजिशन लीडर भी अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, क्योंकि जब वो लोग हुकूमतें में होते हैं, मीडिया के जो सेठ है उनको पता होता है कि कल के ये दोबारा हुक्मरान होंगे, तो उनकी भी वो सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हुकूमतें वक्त की ही सुनते हैं, इन्फ्लुएंस इंटरनेशनली भी होता है। सेठों को सिर्फ लोकली नहीं, इंटरनेशनली भी ऑब्लाइज किया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग इदारे होते हैं जो वो उनको अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। सेठ जरूर सियासतदानों को और अवाम को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, लेकिन सेठों को भी नचाने वाले हैं, और पाकिस्तान में काफी स्ट्रॉन्ग हैं जो नचाते हैं। वो कौन है? वो कौन है? अरे पाकिस्तान में आपको नहीं पता कौन है? वही जो नवाज शरीफ को लाए, वही जो जरदारी को लाए, वही जो इमरान खान को लाए, वही जो शहबाज शरीफ को लाए, वही जो आप और मेरे जैसे जो बेचारे साइकिल पे पेपर बेचने की भी उनकी औकात नहीं होती, उनको सूट टाई पहना के बड़ा बड़ा टीवी चैनल्स के हाउसेस में बिठा दिया जाता है कि आप बेचो जो हम कह रहे हैं। तो वो वही लोग हैं, वो लोग हैं जो इमरान रियाज जैसे लोगों को एक फटफटी फटीचर मोटर बाइक से उठाते हैं और मीडिया हाउस पे बिठा दे जाते हैं। हालांकि हमारे होता है एंकर, वो होता है जिसका तलफुज भी ठीक हो, जिसकी जबान भी ठीक हो, जिसमें लड़खड़ाहट ना हो। ऐसे भी लोग जो देखे ना, जो वो वहां बिठा दिए जाते हैं और फिर बेचते हैं वो चूरन। और फिर कल को ऐसे ही लोग उन्हीं जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर लोग होते हैं उनको भी आगे से ललकारते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये लोग कहीं ना कहीं उनके साथ डील नहीं करते हैं? जब ये अपने आप को देखिए, एक एक सबसे बड़ी बात जो हमारा मीडिया बात करने से कतराता है कि एस्टेब्लिशमेंट उसी को खरीदती है जिसमें कुछ बेचने का दम हो। अगर आप में कुछ बेचने का दम है तो वो कभी ना कभी आप पे दाव जरूर लगाएंगे। वो ये वो किस्मत का अगर कोई हो, किस्मत का धनी हो, तो वो क्या कहते हैं, लुढ़कता पुढ़कता जाके किसी की गोद में जाके गिर जाए और वो अपनी किस्मत का खा ले, वो एक अलग बात है। पर मोस्टली हमारे पाकिस्तान के अंदर सारे ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती बिठाए गए हैं मीडिया के अंदर, जो फोर्सफुली, क्योंकि शायद उस वक्त इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं आते थे हमारे मीडिया के अंदर। एक मजबूरी में सबसे मेरे ख्याल से कम पे की जाने वाली जो जॉब थी वो सहाफत की, और अभी भी है। अभी भी हमारे मीडिया हाउसेस में कोई पे नहीं करता है। टीवी चैनल्स वाले जो है वो लोगो पकड़ा देते हैं लोगों को और कहते हैं जाओ और बस हमारा टीवी चैनल लेके जाओ ना। उनको पूरी तरह से ड्यूज पे किए जाते हैं। मैं बर्तानिया के अंदर बैठी हुई, यहाँ के किसी भी बड़े मीडिया हाउस को आप टच करके देख लें, उनका आप पे स्लिप लेके देख लें, क्या वो अपनी इस घर लंदन के अंदर रहते हुए अपने घर की मॉर्गेज पे कर सकते हैं उसके पे के ऊपर? नो। क्या वो उसके ऊपर अपने घर का ग्रोसरी तक अफोर्ड कर सकते हैं? नो। तो उन बेचारों को भी कहीं ना कहीं फिर किसी ना किसी तरह से उन लोगों ने भी अपने आप को सर्वाइव करना होता है। फिर कहीं ना कहीं से पत्तियां भी मिलती हैं, लिफाफे भी मिलते हैं और वो चलता है। तो हाँ, सहाफत जो है वो प्योर नहीं रही हुई है। सहाफत भी एक प्योरली बिजनेस है। यहाँ पर लोग कट मरने के लिए तैयार होते हैं कि टीवी चैनल का लोगो हमें मिल जाए। मुझे समझ नहीं आती कि हो क्या रहा होता है, क्यों इतने लोग लड़ते हैं कि ज्यादा मीडिया चैनल्स के लोगो जो है हमारे इन्फ्लुएंस में होने चाहिए, हमारे हाथ के अंडर होने चाहिए तमाम भी। वो मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि जब कहीं कोई मीडिया हाउस वालों को बुलाया जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कम्युनिटी के अंदर कोई फंक्शन होते हैं, तो उनको जब कवरेज देनी होती है, तो फिर एक बड़ा दादा बना होता है, वो कहता है कि इस तमाम मीडिया हाउस जो है वो मेरे कहने से आ जाएंगे, आप हमें ये करें, आप हमें इतना अप्लाइज करें तो हम आपको कवरेज देंगे। तो बहुत कुछ होता है। करप्शन हमारे सहाफत में भी है, करप्शन हमारे मीडिया हाउस में भी है, लेकिन कोई बोलता भी नहीं है, क्योंकि बोलेगा कैसे? उसको पता है कोई मुझे लोगों नहीं देगा कभी, को पता है यार ये किस किस्म का इंसान है, या ये किस किस्म की इंसान है, यार ये तो हमारे पोल खोल रही है। सच हम अपने बारे में सुनना नहीं चाहते, और अगर कोई बोलना भी चाहता है तो उसको सुनना कोई नहीं चाहता, और चाहता है कि इसका मुंह बंद कर दिया जाए, इसको बैनिश कर दिया जाए, ताकि हमारे जैसे जो है वो बेनकाब ना हो जाए। तो ये है, मैं तो सहाफत को बड़ा प्योर एक प्रोफेशन समझती हूँ, और ये मैं कोई एक्सीडेंटली प्रोफेशन में आई नहीं थी। मैं तो 1998 में एज अ क्राइम रिपोर्टर ही मैंने जब पिक किया था, मुझे था कि इन्वेस्टिगेशन करनी है, मुझे पता करना है कि ये अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसके पीछे क्या मोटिव्स थे। तो यहाँ पर हमारे बर्तानिया के अंदर, मैं सबकी बात नहीं करी, मेजोरिटी में 90% ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंटली आए हैं, गलती से उनके हाथ में माइक पकड़ा दिया गया है क्योंकि जरूरत थी टीवी चैनल्स के लोगों को कि कोई उनको रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वो एक्सीडेंटली बस आ गए हैं, अदरवाइज उनका कोई सहाफत से लेना देना नहीं था दूर दूर तक भी। और अब रही बात आपने जो की कि जिस तरह से पाकिस्तान के सियासतदान है, मैं किसी और तरफ निकल गई थी। देखिए, पाकिस्तान के सियासतदान हमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, हम भी जिस तरह से कहीं ना कहीं पब्लिक की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, हम सच लोग सुनना चाहते हैं, हमारे हमारे हाथ से, हमारे मुंह से, हमारी जबान से, हमारे लिखे हुए से, हमारे कहे हुए अल्फाज में लोग सच समझना चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं हम तक सच पहुंचा रहे हैं।
इसी तरह से जो सियासतदान है वो अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, अवाम उनको मुंतखब करती है, उनको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाती है कि आप वहां पर बैठ के हमारे हकूक की खातिर लड़े, जो हमारे राइट है वो हमें प्रोवाइड करें। तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। आप कोई भी सियासतदान हो, अगर वो कोई इंडिया का सूट पहने महंगा सा किसी और डिजाइन का, तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम कहेंगे कि यार ये बंदा शो ऑफ बहुत ज्यादा कर रहा है। पैसा सबके पास होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अल्लाह भी कहता है अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको खर्च करें, लेकिन टैक्स पेयर के पैसे से आप अयाशियां नहीं कर सकते। आपके ऊपर सवालिया निशान भी सबसे ज्यादा उठते हैं, आपकी तरफ उंगलियां भी सबसे ज्यादा उठेंगी। क्या हो जाएगा सियासतदान, आपके पास पैसा भी अगर कोई अल्लाह ने पहले से वेल्थी था तो आप उसको कम शो ऑफ करें। आप पाकिस्तानी ब्रांड पहन लें, आप पाकिस्तान में क्या टेलरिंग कम है, पाकिस्तान में डिजाइनर्स कम है जो आप उनके डिजाइन किए हुए सूट नहीं पहन सकते। देखिए वैसे भी मेरा खुद एक पर्सनली बिलीव है कि कपड़े आपको वैल्यू नहीं बनाते हैं आपकी। आप पहने, चाहे वो सस्ता पहने महंगा पहने, आपकी पर्सनैलिटी में इतनी कशिश होनी चाहिए कि आप सबसे अलग लगे। ना जाने कि मुझे वो हर वक्त मैं टैग को शो ऑफ करने में लगी हूँ कि देखे मैंने किस ब्रांड का कपड़ा पहना हुआ है, तो दैट्स मीन कहीं ना कहीं मेरे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखे मैंने कितना महंगा कपड़ा पहना हुआ है, देखे मैंने ये ब्रांड पहनी हुई है। तो मतलब मैं हॉलो पर्सनालिटी हूँ, मैं शैलो हूँ। तो ये हमारे सियासतदानों को ज्यादा इसलिए लोग देखे, ज्यादा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, वो हमेशा ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी, कहीं उनके कपड़ों के ऊपर ना बैग के ऊपर कोई टैग नजर आता था, ना उनकी शॉल के ऊपर, ना उनकी शलवार कमीज के ऊपर। अक्सर उन्होंने लंबे से प्लेन कलर के गाउन पहने होते थे। और जब वो वापस भी पाकिस्तान में गई है, मेरे ख्याल से मुझे सबसे ज्यादा ग्रेसफुल खातून लगी थी जब वो शहीद होने से पहले। वो बड़ी ग्रेसफुल लेडी थी। तो उनको तो कभी किसी बड़े डिजाइनर की या बड़े किसी आउटलेट की मोहताज नहीं रही है कि मैं ये कपड़ा पहनूंगी तो मैं ज्यादा अच्छी लगूंगी, मैं बड़ी ज्यादा स्टाइलिश लगूंगी। हाँ, आज जू वक्त बदलता जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं लोगों के पास कि वो बहुत कुछ करके अपने आप को बदल लेते हैं। अब क्या करें, जालिम समाज है, उस समाज में रहने के लिए बाकी सियासतदानों के पास में तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। अब इमरान खान जैसा हैंडसम तो हर कोई नहीं होता, तो उस हैंडसम को बीट करने के लिए कहीं ना कहीं तो कोई मिस यूनिवर्स भी सफीना, बनेगी आपने सम कहीं ना पे कहीं। बड़ा जोर लगाया है। अब क्या करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक ही हैंडसम है। हालांकि आजकल बिलावल भुट्टो को भी देखें, कुछ ना कुछ करवाना पड़ा हैंडसम बनने के लिए। अल्लाह ताला ने उसकी इतना खूबसूरत स्पेस दिया हुआ है, अपनी वालदा पे है वो, लेकिन उनको भी अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद उनके देखे फीचर्स कैसे निकले हैं, क्या उनकी जो लाइन आई है, क्या उनका वो, मैं कहती हूँ वो किसी भी टॉम क्रूज से कम नहीं लग रहे हैं। लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ करना पड़ा अपनी नेचुरल ब्यूटी को हाईलाइट करने के लिए। तो ब्यूटी आप क्या करें, आप मैं तो खूबसूरती पसंद हूँ, मैं भी एडमायर करती हूँ खूबसूरत कोई इंसान हो, खूबसूरत औरत हो या मर्द हो, अच्छा लगता है और तारीफ करनी भी चाहिए। तो ये है कि आजकल हमारी साइंस में इतनी टेक्नोलॉजी इतनी क्या कहते हैं एडवांस हो गई है कि अगर आपके मुंह में कोई फ्लॉज भी हैं तो वो भी आप कवर कर लेते हैं थोड़े से पैसे डॉक्टर लगा साहब, के। आपने देखा कि सफीना जो कह रही हैं वो आपको भी बता रही हैं, सबको कह रही हैं। आपका जो जवाब था, सवाल था, वो उसका सवाल आज शिबली फराज साहब ने जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है या सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं पीटीआई के या पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक बयान दिया है सियासतदानों के बारे में कि मिसाके जो है वो जमहूरियत या मिसाके वो क्या कहते हैं वो इकट्ठा होने के लिए जो बात आप कर रहे हैं, तो मैं समझू उनका बयान को मैं उसको अप्रिशिएट आज करता हूँ, आने रहा है उसको अप्रिशिएट करूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया। डॉक्टर सफीना जो कह रही हैं, सफीना कह रही हैं कि मीडिया के बारे में बोलना चाहिए। अगर मीडिया किसी के पैसे लोग लेकर उनकी ज़बान बोलेगा, आप देखें मीडिया, हम सवाल करते हैं अपना सफीना से, लोग कितनी बातें करते होंगे। पिछले दिनों ये जो अपना मुस्लिम लीग नवाज की सालगिरह हुई, वहाँ सफीना भी मौजूद थी, कितने लोग मौजूद थे, तो सफीना ने बाहर आकर खुलकर बातें की। सफीना, वो प्रोग्राम काफ़ी कामयाब था। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं जब से इंग्लैंड में हूँ मैंने सिर्फ एक ही पार्टी का तूती बजते हुए देखा है, और वो है पीटीआई। मैंने तो पीएमएलएन को ऑफिशियली उनका ओहदा भी रखा हुआ है, तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पीएमएलएन के लोग नहीं है, पीएमएलएन के लोग बहुत ज्यादा हैं बरतानिया के अंदर, लेकिन वो बाहर नहीं आते। उनके अंदर एक वो खुमार है ओके जी, ਅਸੀਂ जाके बाहर खड़े नहीं हो सकते, ਅਸੀਂ सड़कों के बाहर जाके नारे नहीं मार सकते। ये उनके अंदर है दिमाग में कहीं ना कहीं। पीएमएलएन का जो वोटर एंड सपोर्टर है, देखिए इमरान खान का भी वोटर सपोर्टर वही था जो उसी अमीर तबके से ताल्लुक रखता था, लेकिन उनके अंदर चार्ज, उनके अंदर क्योंकि वही हैंडसम के पीछे तो कोई भी दीवाना हो जाता है ना। हीरो के पीछे चीखें कोई भी मार सकती हैं। हम भी अपने हस्बैंडों के साथ खड़े होकर कहते हैं आई लव यू फलाना, आई लव यू टमकाना। तो वो एक क्रिस्मेटिक किस्म की पर्सनालिटी मिली उनको, तो उन्होंने उसके लिए नारे मारे। अब पीएमएलएन के अंदर ये लैग था,
शायद मैं ये नहीं कहती कि उनकी यहाँ की लोकल लीडरशिप में कुछ था, कुछ फ्लॉस थे कि वो लोगों को गैदर नहीं कर सकते थे या करने की ख्वाहिश नहीं रखते थे, या शायद उनके अंदर ये एक डर था कि कहीं बाकी लोग, नए लोग आ जाएंगे और वो लीडरशिप की सराउंडिंग में चले जाएंगे और उनकी जगह कम हो जाएगी, जो कि फैक्ट भी है, वैसे मैं यही बता रही हूँ क्योंकि माजी में ऐसा कुछ हुआ भी है। तो अब जी जो डॉक्टर उनकी नई साहब, लीडरशिप, आप काफ़ी देर से, अब आपकी चाय भी ख़त्म हो गई है। मैं चाहूँगा आप जितना जवाब देना चाहें, आप टू यू। सवाल करें आप, फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा। अच्छा, फिर सवाल करो भी, मैं सवाल कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, मीडिया की बात हुई, सियासतदानों की बात हुई, पर्सनैलिटी की बात हुई। डॉक्टर साहब, किसी ना किसी ने तो जगह पे आना है। अगर हमने शख्सियात की पूजा करनी है, या किसी मीडिया बड़े की पूजा करनी है, या किसी बड़े एंकर की पूजा करनी है, बड़े चैनलों के जो प्रोग्राम होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। 45 मिनट का प्रोग्राम होता है, उस पर पता नहीं कितने इश्तिहार चल रहे होते हैं। अब हम जो जवाब दे रहे हैं, ओपन जवाब दे रहे हैं, कोई इश्तिहार नहीं चल रहा, अपनी जो जहन के मुताबिक जो जवाब दे रहे हैं, अपने जहन के मुताबिक सवाल कर रहे हैं। तो इसी तरह की आज़ादी मीडिया पे होनी चाहिए पाकिस्तान में भी, कि ये अब सब सारे सियासतदान बैठे हों और साफ़ी उन पर इसी तरह आज़ादी से सवाल कर रहा हो। ये ना हो कि सवाल उसको लिख कर दिया जा रहा है, सफीना से आपने ये पूछना है, डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना है, राजा साहब आपने इन दोनों से ये सवाल करना है। जब ये पोजीशन होगी तो डॉक्टर साहब तब्दीली तो नहीं आएगी। सफीना साहिबा का जवाब लंबा था तो मैं सुनता रहा, मैंने कहा शायद कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ निकला है अंदर से, तो मैं इंटरप्ट नहीं किया मैंने। तो ज़ाहिर है इनकी हर खबर ही ब्रेकिंग होती है। अपने जहाँ पे ये रहती हैं उधर तो ज़्यादा ही ब्रेकिंग है इनकी। देखिए, सफीना जब पर्दा स्क्रीन पर आती है तो ब्रेकिंग ही होती है। ब्रेकिंग होती है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जब मैंने कहा चले सुनते हैं तहम्मुल से। तो खैर अच्छी डिस्कशन थी इनकी। ठीक है जी, यहाँ पे मीडिया की आपने जहाँ तक बात की है, तो मीडिया आपको पता है जहाँ पे जमहूरी रियासतें या जमहूरी मुल्क जो भी होते हैं, उसके अंदर मीडिया एक अहम पिलर होता है। अगर मीडिया का ये हाल है, क्योंकि जब मीडिया की बात करते हैं तो फिर अल्टीमेटली हम किसी और की नहीं, हम अपनी बात करते हैं। हमारे सर से वो कपड़ा उठता है और हमारे ही अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं न कहीं वो हमारे भाई हैं जो कंट्रीब्यूशन अपना पॉज़िटिवली कर रहे हैं या नेगेटिवली कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो अपना किरदार अदा करने में मसरूफ़ अमल हैं रात में और दिन में। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ठीक कर रहे हैं? क्या वो किसके माउथपीस हैं? मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का किरदार क्या होता है? ये सवाल है। क्या मीडिया का किरदार ये नहीं होता कि वो सोसाइटी का मीडियम होता है, सोसाइटी का मीडिया होता है, यानी मिडल का एक किरदार सानी जिसको बोलते हैं, या दरमियान वाला जो एक सालसी करवाने वाला होता है, क्या मीडिया का किरदार ये नहीं होता? अवाम की जो गुर्बत की खबरें हैं, जो उनकी बेरोज़गारी की खबरें हैं, उनके मसाइल की खबरें हैं, उन खबरों को नीचे से उठा के, ग्राउंड से उठा के मुक़्तदर हलकों तक पहुँचाना, उनके कानों के अंदर पहुँचाना, ऐवानों तक पहुँचाना, क्या ये मीडिया का काम नहीं है? लेकिन आप जब मीडिया के ऊपर बैठ के ये कह रहे होते हैं कि सब ठीक है, मियाँ साहब सब ठीक है, खान साहब सब ठीक है, ज़रदारी साहब सब ठीक है, मुल्क के अंदर तो कोई मसला ही नहीं है। वहाँ पे सुकून से बैठे हुए ऐवान सदर में गप्पें लग रही हैं, गवर्नर आ रहे हैं, चाय की नशिस्तें हो रही हैं, इशाइये चल रहे हैं, ज़ोराने हो रहे हैं। उनको क्या पता? उन्होंने कभी किसी गली मोहल्ले में जाके, किसी नवाई और कस्बे में जाके देखा हो कि इस गरीब आवाम के मसाइल क्या है, तो उनको पता हो। ये तो वो लोग हैं कि जिन लोगों ने एक उस माहौल के अंदर परवरिश पाई है, ऐसा एनवायरनमेंट उनको मिला है कि जो एनवायरनमेंट शायद ही कोई बड़े-बड़े शहज़ादे तसव्वुर करते हैं। उनको क्या पता कि एक आम मिडल मैन की क्या, जिसका माहाना इनकम 20,000 या 30,000 है, मुझे बताएँ वो उस 30,000 के अंदर बच्चों को पढ़ाए, वो उस 30,000 के अंदर अपने घर के बिल अदा करे, बिजली का बिल करे, गैस का बिल करे। आप सिर्फ़ दूध की कैलकुलेशन कर लें। कभी आप बैठें, अपनी पेन भी लें और पेपर भी लें। वहाँ पे दूध की कैलकुलेशन करें कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे अगर दूध पीते हैं, बच्चे नहीं भी पीते, तो एक आम आदमी उसको भी विटामिन्स की ज़रूरत होती है। उसको भी विटामिन्स पूरे करने के लिए अपने इनसाइड बॉडी के लिए उसको भी दूध की ज़रूरत होती है। तो अगर उसको भी पानी डॉक्टर वाला साहब, दूध नारे मिल भी जाए, वही मारता है ना जाकर। मैं सो मैं कंप्लीट कर लूँ। जी हाँ, वो उनको अगर ज़रूरत है तो आप ज़रा कॉपी पेंसिल पे ये लिख के देखें कि वो 1 महीना अगर आप हर रोज़, जो गरीब आदमी अगर वो 2 किलो भी दूध ले ले, तो 2 किलो के दूध का खर्चा पूरे महीने का कितना बन जाएगा? तो मेरा ख़्याल है उसकी तो तनख़्वाह इधर वो बच्चों को दूध पिलाए, उनकी मेडिसिन का खर्चा उठाए, वो उनकी एजुकेशन का कुछ मामलात करे, वो अपना घर चलाए, किराए दे, घर के रेंट दे। डॉक्टर यार साहब, ये सॉरी मैं मसाइल आपको कभी इंटरप्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, दूध की आप बात कर रहे हैं तो साफ़ी क्यों लाखों लेता है, करोड़ों रुपए तनख्वाह लेता है? पिछले दिनों मैं सुन रहा था कि एक बड़े एंकर आए हुए थे इंग्लैंड में, जो मछली खा रहे थे, कह रहा था जी को पता है 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का प्रोग्राम लेते थे वो, इतने पैसे किसी चैनल से लेते थे। तो इनकी डॉक्टर साहब, वो 2 किलो अकाउंटेबिलिटी वालों होनी के बारे चाहिए। में सोचे ना। इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिस तरह आप हर इदारे के अंदर चेक एंड बैलेंस रखते हैं,
आपके नैब का इदारा अकाउंटेबिलिटी करता है, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से ये पता नहीं किन के कहने के ऊपर किन की अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में की जाती है, ये हमारे समझ से बाहर है। अब आप हर इदारे में अगर अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, आर्मी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है एस्टेब्लिशमेंट का, उसके अंदर आप अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, साल के आखिर पे ऑडिट होता है, जर्नैलों को, कईयों को जिन्होंने मसले किए होते हैं, प्रॉब्लम्स किए होते हैं, उनको आप लटका देते हैं, सजाएं दे देते हैं। तो आपने मुल्क के अंदर आपने निजाम चेक एंड बैलेंस रखने के लिए नैब को खड़ा कर दिया, आपने FIA को खड़ा कर दिया। इनका भी एहतसाब होना चाहिए। जिस तरह बड़े बड़े इदारों में हो सकता है, तो इन सहाफियों का क्यों एहतसाब नहीं हो सकता? ये किसके माउथ पीस हैं? ये किन के कहने के ऊपर डिक्टेशन लेके किन की बात करते हैं? क्या हमारे पाकिस्तान में सब ठीक है? कौन कहता है कि सब ठीक है? आप डॉक्टर साहब आलमी ना इदारों करें, को, अगर ईमानदारी नहीं है तो ना करें। सर पाकिस्तान का मीडिया आप देख लें कि ईमानदारी पे चलता है। अगर ईमानदारी पे चले तो दूसरे दिन घर चले जाए, घर चले जाए दूसरे दिन। जब आपका इलेक्शन चोरी होता है तो आपके सहाफी बैठ के कह रहे होते हैं कि नहीं, इन लोगों का तो मैंडेट है, उन्होंने अपना मैंडेट दिया है। आप जिन ले लोगों का, ले मेरी सफीना, मुझे डॉक्टर साहब ने मैं ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। मुझे मुझे अपनी बात कंप्लीट यहाँ पे कर लेने दें कि जिनका मैंडेट नहीं होता उनको जब मिल जाता है, जिसने अगले दिन जेल में जाना होता है, आप उसको उठा के मुल्क का वजीर आजम बना देते हैं और मीडिया उसको कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। तो मुझे बताएं कि मीडिया को अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए? इन सियासतदानों ने अपने इदारे खरीदे हुए हैं। आप पाकिस्तान का मुझे बड़े, मैं 5-10 जो टॉप पे आते हैं रैंकिंग में, उनके आप टॉप 10 मीडिया चैनल्स दिखा दें, उठ उठ के आप देखें, आप उनके देखें उनके मालिकान कौन है, उनके ऑनर्स कौन है, आप उनके ऑनर्स को देखें, फिर उनके रिलेशंस देखें कि क्या सियासी जमातों के आपस में उनके घरों में रिश्ते नहीं हुए हुए, किसकी बेटी किसके घर ब्याई हुई है, फिर किसका कौन माउथ पीस बना हुआ है। सर आप इस बैकग्राउंड को समझने की डॉक्टर कोशिश साहब करें। फिर हम तो ठीक कह मुझे रहे हैं ना, बताएं सेठों कि के मुलाजम हैं। सर ये वही सेठ हैं, ये सेठों के जो पालतू होते हैं, आकाओं के जो वफादार होते हैं, वो आकाओं से ज्यादा होते हैं। तो उन्हीं की जाहिर है जिससे पैसा लिया जाता है, उसी की नौकरी की जाती है। ये किस दुनिया के, मुझे बताएं, किसी ने मुलाजम रखा हो वो किसी नौकरी और की करे? जिसका मुलाजम होता है उसी की नौकरी की जाती है ना जी। तो पाकिस्तान में जिनके मुलाजम है मीडिया हाउस वाले, उनकी नौकरी है, बस चल रही है। सफीना, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, सफीना पर्सनैलिटी की बात हो रही थी, चले ये बात अपनी जाती ना हो जाए, चले मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ आए थे सलमान खान और ऐश्वर्या राय। जिस वक्त ऐश्वर्या राय का तूती बोलता था, आज भी तूती बोलता है, तो वो हमारे स्टेशन पे तशरीफ़ लाई, चाय पी। तो बड़े सादा माहौल में सलमान खान मेरे पास बैठा रहा, ऐश्वर्या राय बैठी रही। हमारे लिए लोगो उन्होंने बनाया, कोई डेढ़ डेढ़ घंटा तकरीबन उन्होंने मेरे साथ स्टेशन पे गुजारा। तो मैंने कहा ये किसी की शादी पे जाते लाखों लेते हैं, ये लोगो मेरे लिए मुफ्त का बना। वो मुझे कहकर दोनों गए, ये हम आपको तोहफा देकर जा रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि लोग पैसे की लालच नहीं करते। पाकिस्तान में तो एंकर जो है वो अपने चैनल पे बुलाने के पैसे लेता है। आप देखें, बाद चैनल में पाकिस्तान, अपना पाकिस्तान टीवी पर गया, पाकिस्तान रेडियो पर गया, तो वापसी पर उन्होंने मुझे चेक दिया। मैंने कहा जी ये किस लिए मुझे चेक दे रहे हैं? कहते हैं जी हम चेक देते हैं। तो अब मीडिया की सारी पॉलिसीज को देख लें, चीज़ों को देख लें, मुझे चेक दिया जा रहा है। मैंने कहा जी मैं साइन कर देता हूँ, उल्टी तरफ 2 साइन करता हूँ, ये जो वर्कर दोस्त बैठे हैं ये चाय पी जो है ना आपस में पी ले। सफीना, हमने, आप ऐसा चेहरा है जो सब आपको पहचानते हैं, डॉक्टर साहब को पहचानते हैं, मुझे भी पहचान। जहाँ जहाँ हमारा हिस्सा पड़ सकता है, हम क्यों ना इस्लाह की कोशिश करें। ना आपको पैसे की कमी है, रोटी की कमी है, ना मुझे रोटी की कमी है, ना डॉक्टर साहब को कमी है। हम यूरोप में रहते हैं, हम किसी के पेड मुलाजम नहीं है, अपना काम करते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, तो उसी से हम गुजारा करते हैं। तो हम लोग जो है वो, इस तरह के लोग बाहर आने चाहिए, मीडिया पे आने चाहिए, जो खुलकर बात करें, जो बिल्कुल किसी के मुलाजम ना हो, जो सेठों के मुलाजम ना हो, या किसी की पॉलिसी को टो ना करें। जी सफीना। देखिए सर, एक बात जो है वो बहुत ही मैं पिछली बात को ऐड कर दूं। आपने जो पीएमएलएन के मुतालिक सवाल किया था वो बीच में ही रह गया था कि यस, उनका वो बहुत सक्सेसफुल एक इवेंट था। मैं कहती हूँ कि पहला उनकी हिस्ट्री का बरतानिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इवेंट था और उसमें बहुत ज्यादा लोग, और सबके सब पढ़े लिखे लोग थे, और मेरे ख्याल से 99% नए चेहरे थे। तो ये जो नई इनकी मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उनका ही वजह थी, और इसमें मुझे लगता है पैसा भी बड़ी हद तक था, क्योंकि देखिए चीजें, ये लोगों को लाना, और फिर आपको पता है बरतानिया के अंदर हॉल बुक करवा के उसमें तमाम लोगों को खाना देना, ये भी पैसे की गेम होती है। ये मेरे जैसा कोई फुकरा इंसान तो कर नहीं सकता। तो पैसा जब इन्वॉल्व होता है किसी भी चीज में तो उसका फल भी नजर आता है। तो यस, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर है, पीएमएलएन का बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उसको बाहर लाना, मोटिवेट करना, हर तरीका डिफरेंट होता है। तो उन्होंने तरीका यूज किया और उसका रिजल्ट भी नजर आया। हालांकि पहले भी खाने पीने के फंक्शन होते थे, लेकिन इस तरह से लोग नजर नहीं आते थे। अब दूसरी बात आपने कही कि मीडिया हाउस,
हाउस। यस, अब हम लकी हैं इस मामले में कि अब हमें सेठों की ज्यादा जरूरत है नहीं। हाँ, सेठों के माइक्स की उनको ज्यादा जरूरत है जो अपने नाम बनाना चाहते हैं, जो शायद ये समझते हैं कि हम इन सेठों के माइक की वजह से अपनी सोसाइटी में पहचान बना सकते हैं, या हम इन सेठों के दिए हुए माइक की वजह से कुछ दाल रोटी चल सकती है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अब किसी भी बड़े सेठ का मोहताज नहीं रहा है। आप टिकटॉक उठा के देख लें, ऐप फेसबुक निकाल के देख लें, आप ट्विटर उठा के देख लें, आजकल हर दूसरे बंदे के जो फॉलोइंग है वो इतनी ज्यादा है कि उसको टीवी वाले उसको चाहते हैं कि वो आए हमारे प्रोग्राम में और वो उसका कोई ना कोई मौका ले ताकि वो वायरल हो जाए। ऐसे अब मीडिया हाउसेस को आप देखें कि वो ऐसी पर्सनालिटीज को लेते हैं जिनके अंदर कोई स्पार्क हो, जो कुछ ऐसी बात करे जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और वो वायरल हो जाए। एक दो प्रोग्राम हर टीवी चैनल के हैं जो सेट है, जो पता है कि कैसे चलने हैं, उसके बाद हर टीवी चैनल की कोशिश होती है, बल्कि हर दूसरा टीवी चैनल आप देखें वो उनके नुमाइंदगान ये कहते हुए पाए जाते हैं हमारा फेसबुक इतना करोड़ों कमा रहा है, हमारा टिकटॉक इतना करोड़ों कमा रहा है अपने पेज से। तो उनको पेज चलाने में भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, उनको उनका एक जो एंकर है वो उतने पैसे नहीं दिलवा रहा जितना वो वीडियो वो टीवी की बजाय अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, उससे उनसे ज्यादा अर्निंग हो रही है। तो टीवी चैनल्स के मालकान सेठों को भी पता चल गया हुआ है कि डिजिटल एरा है ये डिजिटल दुनिया का दौर है, और यहाँ पर आप सूट टाई पहना के बंदों को बिठा के जबरदस्ती आप बयानियां नहीं बना सकते हैं। तो दुनिया चेंज हो रही है, सेठों को भी समझ आ रही है। लेकिन आपने जैसे कहा कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम यूं ही चेंज कर सकते हैं कि हम अपनी आवाज अपनी सोशल मीडिया पे उठा सकते हैं। आपका कोई प्लेटफॉर्म है, आप उसके थ्रू अपनी आवाज उठाए। मैंने तो खुद अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना लिया है, ताकि मैं उसके थ्रू जो कम्युनिटी की खबरें होती है वो मजबूरी होती है, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कम्युनिटी को भी थोड़ा सा ऑनर करना पड़ता है, वो करते हैं। पॉलिटिकली भी सफीना साहिबा जी। एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं अपने टीवी चैनल की। राजा साहब आप ख्याल कीजिएगा। नहीं, मैंने तो नाम नहीं लिया। नहीं, नाम नहीं लिया जी। डॉक्टर साहब मैंने नाम देखें, नहीं लिया। डॉक्टर मैंने साहब नाम लिया देखें ही ना, नहीं। जब तक ये चीज़ें सेट नहीं होंगी, ये जो हमारे साफ़ी भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, ये जब तक ठीक नहीं होंगे। देखें ना, एक डॉक्टर है वो 40-50 हज़ार या 2 लाख तनख्वाह ले रहा है पाकिस्तान में, वो क्यों प्राइवेट क्लिनिक चलाता है, गवर्नमेंट का मुलाजम है। इसी तरह टीवी का जो एंकर है, एक बहुत बड़ा एंकर है, लाखों रुपए तनख्वाह ले रहा है, तो क्यों जाकर जो यूट्यूब पे जाकर बैठ जाता है, क्यों? यस। देखे ना, वो तनख्वाह ले रहा है, एक खुद बंदा अपने तौर पर किसी जगह से तनख्वाह पक्की नहीं ले रहा, तो जो मर्जी है वो करे अपने पैसे के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। ये सारे सारे बड़े एंकर जितने हैं, इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, फेसबुक पे जिस तरह सफीना कह रही थी अकाउंट बनाए हुए हैं। इसी तरह आर्मी के जो डॉक्टर हैं वो आर्मी की तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट पेशेंट भी लेते हैं। तो ये जो प्राइवेट जो सिस्टम बना हुआ है, इसको कहीं ना कहीं ये मीडिया क्यों नहीं नाम लेता? मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहूंगा कि ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े काबिल डॉक्टर्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं, कप्तान हैं, मेजर्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, तो जब ये तनख्वाह लेते हैं तो जो प्राइवेट क्लिनिक क्यों प्राइवेट? वो इसलिए कि 25% या 22% जो है वो अपना जो है वो टैक्स जो है उस कमाई से दे देते हैं, सरकारी खजाने में जो चला जाता है। नहीं, जो जहाँ का मुलाजिम है उसे दूसरी जॉब नहीं करनी चाहिए। अब जब दूसरी जॉब भी कर रहा है, साथ तीसरी जॉब भी कर रहा है, तो डॉक्टर साहब इसी तरह मीडिया वाला जो बंदा होता है ना, अगर 1 करोड़ तनख्वाह लेता है तो उसे शर्म आनी चाहिए कि दूसरे का हक मारते हुए वो जिस चैनल की तनख्वाह लेता है उसी चैनल के लिए काम करें। जी डॉक्टर साहब। सर इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया, हर इदारे की अकाउंट जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होता इदारों में, तो उस वक्त तक आप इदारे नहीं चला सकते। अब हमारे फोरम की भी जहां तक बात हो रही थी हमारे गुज़िश्ता रोज, तो वहां पे भी एक साहब बात कर रहे थे, तो मैंने कहा चेक एंड बैलेंस जरूरी है। तो इसी तरह मीडिया जो है, मीडिया के अंदर भी चेक एंड बैलेंस जरूरी है। वही सेठों वाली बात मैं आपकी टर्म यूज कर लेता हूँ, तो उसी टर्म के अकॉर्डिंगली इनका भी चेक एंड बैलेंस होगा, तो फिर सोसाइटी हमारी आगे बढ़ सकती है। बाकी यहाँ तक यूट्यूब की बात है और जहाँ तक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की बात है, अब सोसाइटी बहुत आगे निकल चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि शायद कोई मोहताजी है किसी के पास कि आप इनकी मिन्नतें करें। कोई जर्न अब हर बंदा घर में बैठा हुआ एक व्लॉगर है, हर बंदा घर में बैठा हुआ एक जर्नलिस्ट है। अगर आप ठीक काम करते हैं तो देखिए, अगर आप बुनियादी एथिक्स को फॉलो करते हुए आप कोई भी अडॉप्ट कर लेते हैं शोबे को, तो आप मजीद गहराई में नहीं जाते, जो टेक्निकल चीजें होती हैं, तो फिर आप कोई भी सब्जेक्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं। सहाफत भी बुनियादी तौर पे खिदमत है, एक इबादत है अवाम की, और अवाम के साथ एक कनेक्शन है, बड़े लोगों का नीचे वाले लोगों के साथ मिलाने के लिए दरमियान में एक राब्ते का जरिया है। तो आजकल मैं समझता हूँ आजकल मोहताजी नहीं रही। तो मीडिया, मैं समझता हूँ कि ये जो काम एक मीडिया सोसाइटी के अंदर खुद साख्ता जो लोगों ने अपने अपने चैनल्स बना लिए हैं, तो ये एक हवाले से ठीक भी है। वो इस हवाले से ठीक है कि एक वक्त था, आज से अगर 3 या 4 साल इस तरफ पीछे चले जाएं,
तो ये मीडिया वाले अपने आप को खुदा समझते थे। जो बड़े चैनल्स आप बैठे हैं, अभी भी स्टिल खुदा समझते हैं, क्योंकि उनकी स्क्रीन देखी जाती है, वो स्काई चैनल्स हैं। तो इस वजह से उनको हर बंदा ऑन करता है, जब रिमोट अपने हाथ में पकड़ता है, तो कोई यूट्यूब से भी करना चाहे तब भी लाइव स्ट्रीमिंग उसकी अवेलेबल होती है, अदरवाइज़ वैसे भी स्काई पे भी होते हैं। तो अब वो मोहताजी नहीं रही। अब आप कुछ अच्छा कंटेंट देना शुरू करें, तो लोग उसको देखते हैं। अब हर चीज़ को वो प्रीपेड और जो प्लांटेड चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं, लोग अब उनको तंग आ गए हैं सुन-सुन के। लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस और इतना शऊर आ चुका है कि लोग अब वो उस एजेंडे के ऊपर उसको फॉलो नहीं करते। अब उनकी जो स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं और उनके इस तरह का जो इर्रेलेवेंट मवाद होता है, आपने जिस तरह ज़िक्र किया, सफ़ीना साहिबा ने भी ज़िक्र किया कि ये सारे के सारे माउथ पीस होते हैं, प्रोग्राम बिके हुए होते हैं, सारे के सारे प्लान्ड होते हैं। वो उन्हीं प्रोग्राम से अब निकल गए हैं लोग। अब लोग कोई एक नई चीज़ लेके आना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। मेरा ख़्याल है पब्लिक उसको पसंद भी करती है और सुनती भी है। जी डॉक्टर साहब, आपने बजा बनाया, चूँकि सफ़ीना ने जाना था कहीं, थोड़ा लेट ना हो जाएँ। सफ़ीना देखें कि ये बड़े-बड़े मीडिया वाले या बड़े-बड़े लोग जो हैं, बड़े-बड़े हमारे सारे वज़ीर-ए-आज़म जेल में गए हैं, इनको सज़ाएँ हुए हैं। तो बड़ा इनके वर्कर बड़ा प्राउड फ़ील करते हैं। शुरू-शुरू में जब हम छोटे थे, कोई बंदा जेल में चला जाए तो वो ख़ानदान मुँह निकाल लें, वो कहते थे हमारी बेइज़्ज़ती रही, हमारी कोई इज़्ज़त ही नहीं रही। ये सारे अब जेल में जाते हैं, इनको सज़ाएँ होती हैं। उसके बाद देखें सोशल मीडिया पर जितनी इनकी बेइज़्ज़ती होती है, मैं सोचता हूँ अक्सर कि ये अपने ख़ानदानों की, अपने बीवी बच्चों की इतनी बेइज़्ज़ती करवाते हैं सोशल मीडिया पर, उसके बावजूद भी खुश हैं। ये तौबा ताइब कर लेना इनको चाहिए कि अगर मीडिया, सोशल मीडिया इनके बारे में ये कुछ कह रहा है, इन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए। हम फ़ख्र महसूस करते हैं, मैं कैदी हूँ, मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। मैंने सज़ाएँ काटी है, मैं फ़ख्र महसूस करूँ। भई ये कौन-सा मुआशरा है भई? देखिए पाकिस्तान, मैं कहूँगी कि गलती से कह लें या अभी शायद हमारी कौम उतनी ब्लेस्ड नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है, कि बुराई अच्छाई नहीं होती है। जेल फ़ख्र की बात नहीं होती है। हम जिस मुल्कों में बैठे हुए हैं, जिन मुल्कों में बैठ के हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ कोई शख्स जेल चला जाता है तो वो ताहियात बैन कर दिया जाता है सियासत से। चाहे वो सही गया, चाहे वो गलत गया, वो गया। अब वो दोबारा हिस्ट्री में सियासत नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल ऑपोज़िट है। जितनी ज्यादा जेल काट के आता है उतनी ज्यादा उसको प्राइस किया जाता है। अब जैसे इमरान खान साहब के मुतालिक बैठ के पीएमएलएन वाले कह रहे जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, जी जी बिल्कुल हमें मानना पड़ेगा। देखें हमने कभी सोचा नहीं था इमरान खान इतनी लंबी जेल काट लेगा। बल्कि जर्नलिस्ट जो हैं वो भी ये एनालिसिस कर रहे हैं कि 1 साल कोई भी कोई जेल काट लेता है, वो एक बड़ा लीडर वो बन जाता है। बहुत बड़ा लीडर होता है। वो वाह या वाह 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 वाह! वो तो मैं कहती हूँ कि अब तो बल्कि मेरे ज़हन में भी था कि पता नहीं पाकिस्तान की जेल में जाके मेकअप का सामान भी होता है या नहीं होता। अभी जो हमारी सियासी वर्कर्स जो जेलों में गई हैं, वो तो माशाल्लाह उनके ब्लशर भी लगे होते थे, लिपस्टिक भी लगी होती थी, मस्कारा भी लगा होता था। तो मैं तो परेशान अब नहीं हूँ कि जो भी जेल में जाएगा, अगर एक वर्कर को ये फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, तो ये सियासतदान तो बड़े मज़े करते होंगे जेलों में बैठ के। तो ये जेल वाक़ई उनके लिए हेवन है। सफ़ीना वो मज़े करते हैं तो इसीलिए तो 2.5 करोड़ के या 2.5 अरब के कुक्कड़ खा गए हैं। जी, मैं वही तो कह रही हूँ ना कि एक आम वर्कर जो उठ के जाती हैं जेलों में, उनको नेल पॉलिश, उनको उनके झंडों के नाम की नेल पॉलिश लगाना अलाउ है, बैंड पहने हुए हैं। मतलब मेरे तो ज़हन में था कि वो जो लाइनों वाली या वो खाकी रंग की यूनिफ़ॉर्म पहन के आ जाते हैं कैदी, उस तरह का होगा। मनपसंद के कपड़े पहन रहे हैं, आप आयरन हुए, मेकअप, आपकी स्किन बेस से भरी हुई है। तो मैं कहती थी ये किस किस्म की जेल है? पार्लर होते हैं जेलों में। तो मैं पहले डरती होती थी कहीं जेल में जाएँगे तो चुड़ैल बन के बाहर निकलेंगे तो लोग पहचानने से इनकार कर देंगे। मगर पाकिस्तान तो बड़ा मॉडर्न है भई इस मामले में। अगर एक आम सियासी वर्कर वहाँ जाके अपनी ब्यूटी का पूरा ख्याल रखती है, उनके लिए ब्यूटी सैलून, और हम कहते हैं पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही, पाकिस्तान की जेलों में ब्यूटी पार्लर अवेलेबल है, और आप लोग बात करते हैं पाकिस्तान में गुर्बत हो गई है। आई एम सॉरी, पता नहीं कहाँ गुर्बत हो गई, गुर्बत तो इस मुल्क में भी है। महँगाई तो इस मुल्क में भी है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ बरतानिया में। डी वैल्यू तो यहाँ की भी करेंसी हो रही है। तो पाकिस्तान इकलौता नहीं है जहाँ महँगाई हो रही है, महँगाई की शरह बढ़ रही है, ये लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जा रहे हैं, वो यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान में जिस तरह से तेजी के साथ पाकिस्तान चेंज हो रहा है, मैं तो उसमें खुश हूँ कि एटलीस्ट, क्योंकि देखिए मैं जिस मुल्क में बैठी हुई हूँ, इनकी 100 पता नहीं 200 400 साल की हिस्ट्री है। उसके बाद ये लोग सिविलाइज हुए हैं। यहाँ की खवातीन को वोट का राइट कितने साल पहले मिला था, आप सबको पता होना चाहिए। कुछ ज्यादा, को 50 साल से भी पुरानी हिस्ट्री नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो हम बहुत ज्यादा मॉडर्न है। पाकिस्तान में हम, वो क्या कहते हैं, शुतर बेबहार की तरह बेलगाम है, जो मर्जी बोल दे, जिसके मर्जी में जिसकी इज्जत उछाल के रख दे। हमें बहुत आजादी है पाकिस्तान में। हम अपनी आजादी की कदर नहीं करते। हम यहाँ पर बैठे हुए, हम बोल के दिखाएं जरा किसी के बारे में, हमें हमारी आजादी जो है वो घर में आके घुस के बताएंगे कि तुम्हारी आजादी नहीं थी कि तुम किसी के ऊपर इल्जाम लगा दो। तो पाकिस्तान
जैसा भी आप कहें, पाकिस्तान दुनिया में हर जगह से बेहतर है। आप जिसकी जो मर्जी इज्जत उतार दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप जिसकी मर्जी आप कब सफीना उड़ा देखें, पाकिस्तान जा रही हैं? सफीना और डॉक्टर आप साहब कब ये दोनों से पाकिस्तान जा रही मुश्तरका हैं? सवाल है। डॉक्टर साहब आपसे भी यही सवाल है। देखें, घर में बंदा चौकीदार रखता है तो उसकी कितनी खातर करता है, यार उसको खाना पहले दिया जाए, उसको खाना पहले दे। चाचा या मामा बच्चे कहते हैं कि चाचा बाहर गेट पे खड़ा होगा, चाचे को खाना मिला या कि नहीं मिला। कुछ सफाई करने वाला है तो उसकी पहले रखवाली की जाती है, उसको पहले खाना दिया जाता है। किसी को बाजी कहता है, किसी को आंटी कहता है, ठीक है, कोई मुलाजमा कहते हैं। अब देखें, जो पूरे मुल्क के चौकीदार हैं डॉक्टर साहब, सफीना जो पूरे मुल्क की चौकीदारी कर रहे हैं, उनका हम सोशल मीडिया में क्या किरदार अदा करते हैं, क्या अदा करते हैं? क्या ये हमें जेब देता है सोशल मीडिया को, जो अपने चौकीदारों के बारे में बात करता है? ये मेरे से पूछा है या सफीना मैं साहिबा दोनों से? से पूछा है जी। पहले आप जवाब दे दें, फिर मैं दे दूँ। जी, मैं जवाब दे देती हूँ, क्यों नहीं दूँगी मैं जवाब। पहली बात तो आप उनको चौकीदार नहीं कह सकते, चौकीदार भी नहीं उनके लिए सूट करता है लफ्ज़। पाकिस्तान के मुलाज़िम हैं, नौकर हैं पाकिस्तान के सियासतदान, और जिनकी आप बात करते हैं वो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं। वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे महफ़ूज़, हाँ, पाकिस्तानियों को रखने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर पे मुहाफ़िज़ बन के बैठे हुए हैं, और वो सीने पे जो गोली खाते हैं ना, वो पाकिस्तान का कोई दूसरा शख्स नहीं खा सकता। क्या ये सियासतदान जो पाकिस्तान के नौकर हैं, जिनको एक नौकर बना के पार्लियामेंट में भेजा जाता है, उनको इसलिए नहीं बनाया जाता कि आप तुम हमारे सरों पे सरदार बन के बैठ जाओ। वो नौकर है असल में, पाकिस्तान का मुहाफिज। क्या आप इस सियासतदान जो नौकर है पाकिस्तान की कौम के, उन्होंने अपने बेटों को कभी शहादत पाने के लिए तैयार किया है? कभी उन्होंने कहा है कि जाओ, ये जो लोग जिन्होंने हमें नौकर बना के अपना सारा कुछ हमारे हवाले किया, इनके लिए जाके गोली खाओ? नहीं खाएंगे। उन सियासतदानों के बच्चे, माए, बहने, बेटियां सब मुल्कों से बाहर भगाए हुए थे, बल्कि आगे नस्लें भी उन्होंने बाहर रखी हुई है, बैलेंस तक बाहर रखे हुए हैं। एक आप तस्दीक का निशाना बनाते हैं चौकीदार, दे आर नॉट चौकीदार, दे आर पाकिस्तानी मुहाफिज। वो पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान की शान है, वही है पाकिस्तान, तो हम महफूज है। आपने जिस मुल्क में बैठी हुई कि यहाँ के मुहाफिज नहीं है, कि यहाँ की इज्जतें नहीं है? क्या जब पैगंबर थे उनके पास सिपा सलार नहीं होते थे? क्या उनके पास फौजें नहीं होती थी? आज वसल्लम की अगर आप जाते मुबारका को पढ़ के देख लें, तो अपने सिपा सलार को साथ बिठा के हर चीज के फैसले किया करते थे। तो आज आप लोग सिपा सलार को या हमारे जो मुहाफिज हैं उनको चौकीदार कह के तस्दीक कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि वो चौकीदार है? मुहाफिज कभी चौकीदार नहीं होता, मुहाफिज तो वारिस होता है। मुहाफिज तो बॉर्डर का, मैं कहती हूँ, वो जांबाज होता है, जो अगर एक आंख एक लम्हे के लिए भी आंख को बंद कर ले तो आप जिंदा नहीं रह सकते। आपका जो दुश्मन आपको चारों तरफ से घेरे हुए है, वो उन मुहाफिजों की वजह से ही अपने अंदर अपनी अपनी सरहदों में रहने पर मजबूर है। वरना जिस तरह से पाकिस्तान के अलावा जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, उनका जो हशर हो रहा है वो आप सबको पता है, क्योंकि वहां के मुहाफिजों को भी चौकीदार बनाकर पेश किया गया था उन लोगों के नेशंस के सामने। तो फिर उन्होंने उसको चौकीदार समझा, तस्दीक की, फिर आज वो खुद लोगों के चौकीदार बने हुए हैं। तो हमारी पाकिस्तान की पाक अफवाज चौकीदार तो नहीं है, वो मुहाफिज है, और वो है तो पाकिस्तान है। जी डॉक्टर साहब। लगता है ये सफीना साहिबा का फेवरेट क्वेश्चन था। अच्छा, दिल से बोल गई हैं सफीना साहिबा, अच्छा बोल गई हैं। एनीवे, ये तो राजा साहब मैं आपको कहूँगा नहीं, कि सफीना आपसे ने जो मुझे फीट नहीं किया था। नहीं नहीं, मैंने कभी सवाल फीड नहीं किया ना। मैं टीवी पे जाती हूँ, किसी से पूछती हूँ कि सवाल क्या करना है आपने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये इस क्लिप को काट के ना स्पेशल इसके ऊपर अच्छा सा एक थंबनेल लगा के इसको स्पेशली अपलोड किया जाए। ये मेरी दरखास्त है आपकी टीम से भी। मुझे जरूर तो दीजिएगा, बाकी मैं सोशल मीडिया पे लगाऊंगी। डॉक्टर साहब, मेरे घर में ज़रूर। तो शहीद पड़े हुए हैं। मैं तो सवाल किया था, मैंने तो जनरल सवाल किया, सफीना ने खुलकर जवाब दिया। सबको सुनना चाहिए, मैंने बड़ी तवज्जो से सुना जवाब इनका। जी, जी, हमने भी सुना और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखिए, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है किसी की। कोई भी पाकिस्तानी है, तो वो पाकिस्तानी है या किसी भी मुल्क का कोई शहरी है, ये उस मुल्क का सबसे मुकद्दस इदारा है। इस मुल्क के जो सिपाही हैं, ये इस मुल्क के जो मुहाफ़िज़ हैं, जो डिफेंस की जो काम करते हैं, ये इस ड्यूटी पे तैनात हैं, वो देखिए, वो अगर रात को जागते हैं, तो हम सुकून से सोते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई है हमारे में से कि जो कोई कह सके कि बॉर्डर्स पे जाके हम गोली खाएँगे? और कोई माएँ अपने बच्चों को कभी गोली मारने के लिए गोली खाने के लिए तैयार नहीं करती। माएँ तो हमेशा अपने बच्चों को पालती हैं और बड़ा करके उनका एक ख्वाब हुआ करता है कि हमारी औलादें, हमारे बच्चे कल को मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कल जाके बॉर्डरों पे जाके जाम शहादत नोश करेंगे। तो ये किस माँ की ख़्वाहिश नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ। लेकिन बदकिस्मती तो ये है डॉक्टर कि साहब, यहाँ ये पे जो कुछ सियासतदानों की माएँ होती हैं, इनकी क्या ख्वाहिश होती है? इनकी ख्वाहिशात ये होती हैं कि ये सारे जो अच्छा इशारा भी अब आ गया है इनकी, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। इनकी ख्वाहिश ये होती है
कि जो मुल्क की फौज है उसको भी पंजाब पुलिस बना दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होनी। पंजाब पुलिस ने जो धंधे किए हैं, उनका जो इल्ज़ाम है उसको किसी दूसरे सिक्योरिटी के इदारे पे नहीं थोपा जा सकता। मेरा ये कहना है कि पाक फ़ौज जो है कभी अपने अवाम के खिलाफ नहीं जाती, कभी अपने अवाम के खिलाफ बात नहीं करती। लेकिन जो चंद लोग होते हैं उनका एहतसाब भी होता है, आर्मी के अंदर एक चेक एंड बैलेंस है। डॉक्टर साहब, और जो पाकिस्तान जो पंजाब पुलिस की बात कर रहे हैं, मेरा सका मामू का बेटा जो शहीद हुआ है पंजाब पुलिस में था। पंजाब पुलिस में भी बहुत शहीद होते हैं, बुरा बुरा है, अच्छा अच्छा है। सर देखिए ना, मैं तो उस पंजाब पुलिस की बात कर रहा हूँ जो थाना कल्चर है। मैं तो थाने कल्चर को बात कर रहा हूँ। ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। पंजाब पुलिस दुनिया की बदनामे ज़माना पुलिस भी है, जहाँ पे जितनी जाँ-फ़िशां है, जान निसार है, उतनी बदनामे ज़माना भी है। ये वो लोग हैं जो वारंट के बगैर घरों में घुस जाते हैं। ये जिनके घरों में घुसते हैं वो लोग फिर आके बताते डॉक्टर हैं साहब, उनको कि ऑर्डर ये कौन हमारे घरों देता में है? घुस। डॉक्टर साहब, ऑर्डर कौन देता है? क्या ये पार्लियामेंट ऑर्डर देती है या सियासतदान देता है? एक देखिए, एमपीए जो है वो डांटता होता है थानेदार को, एक एमपीए खुद लगाता है थानेदार को। क्या सर थानेदार ऐसे ही पुलिस बन जाता है? सिपाही वैसे ही पाकि चला जाता है? सर पाकिस्तान के जो बहुत सारे इदारे हैं आप सियासतदानों देख का लें। मुआसपा होना चाहिए नैब डॉक्टर साहब। सर सर नैब देख लें, आप पुलिस देख लें, आप कोई भी दूसरे इदारे देख लें, ये तो सारे सियासी इदारे होते हैं। मुझे बताएं कि पुलिस का ये काम है कि वो जनाब वो पुलिस की कॉल ऊपर अपने सियासतदानों की कॉल सुने, और कॉल सुनने के बाद किसी के घर के ऊपर जनाब रेड करे और माओ बहनों को और बच्चों को उठा के ले जाए। उनका ये काम, तो उनका काम है कि हमारे कानून साथ के कोई अंदर होना वारदात हो चाहिए गई डॉक्टर है। साहब। हम कानून सर की बात करते हैं, सर कानून के हमारे नीचे सब होना चाहिए। जहाँ सफीना बैठी है और जहाँ आप बैठे हैं, हम सब कानून के नीचे हैं। कानून सर ऊपर बैठा है कानून, हमारे। ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, ये कानून तोड़ने वाले इदारे तो नहीं होते। जब आप नाफिज करने की बजाय उल्टा चलें तोड़ देते हैं तो कौन सा निजाम रह गया। चलें डॉक्टर साहब, क्लोज करते हैं कि सफीना आखिर में आप बताएं कि इसका हल भी होना चाहिए। देखें, सियासतदान 4 साल के लिए आता है, ये मुलाजम होता है वोटर्स का, हुकूमत वक्त का, हुकूमत। हम तो स्टेट के साथ चलते हैं, कल कोई और है, हम तो स्टेट के लोग हैं, स्टेट की बात करते हैं। ये जो वज़राए आज़म आते हैं, क्या वज़ीर आज़म हाउस इनके बाप का होता है? क्या ये जो प्रॉपर्टी होती है इनके बाप की होती है? ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, आप और मेरे टैक्स के पैसों की होती है। उसके बाद ये आकर वजीर लगाते हैं, बैठ जाते हैं। उसके बाद ये अपनी मर्जी का जज लगाते हैं। उसके बाद ये अपनी मर्जी का चीफ ऑफ स्टाफ आदमी लाना चाहते हैं। इनके पास इख्तियारात जो है ना, क्या जब मेजर जनरल या 3 स्टार जनरल जो है बड़ी नौकरी करके बनता है, वो एक दिन में नहीं बनता। वो लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, जाकर कोर्स करता है 2 साल, उसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है, फिर लेफ्टिनेंट बनता है, कप्तान बनता है, मेजर बनता है, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, उसके बाद जो है वो मेजर जनरल बनता है, फिर 3 स्टार जनरल बनता है। क्या इतने अरसे में कोई 2 दिन की बात होती है? उसकी लॉयल्टी पर कोई शक कर सकता है? लेकिन हम लोग शक करवाते हैं। गलती को देखें, आपको भी सफीना पता है, डॉक्टर साहब को भी पता है, और मुझे भी पता है कि आर्मी का चेक एंड बैलेंस बहुत सख्त है। आर्मी में सिपाही का भी कोर्ट मार्शल होता है, जनरल का भी कोर्ट मार्शल होता है, और अभी आप मीडिया में खुल्लम खुला सुन भी रहे हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे। तो फीना, इसका हल क्या होना चाहिए? ये जो ओवरसीज हम लोग जो हैं, उन्होंने सियासतदानों ने यहाँ पार्किंग प्लेस बनाई हुई है, अपनी गाड़ियां आकर पार्क करते हैं। अब तो मीडिया के लोगों ने भी अपनी पार्किंग प्लेस बनाई है, जगह जगह अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए हैं। उनके भी जो बड़े आते हैं वो भी जनाब, इसी तरह सऊदी अरेबिया में देख लें कि मीडिया के लोग आते हैं, वो उम्रा करने आते हैं जनाब, वो भी आकर इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हर लोगों ने जो बाहर बसते हैं, ओवरसीज जितने बसते हैं, उनको पार्किंग प्लेस बना लिया सफीना। देखिए सर, जब तक पाकिस्तान के अंदर ये जो निज़ाम है ना, ये सही तरीके से नहीं बदलेगा, पाकिस्तान में चेंज नहीं आएगा। पाकिस्तान में जब तक हर 5 साल बाद नया वज़ीर-ए-आज़म नहीं आएगा, पाकिस्तान नहीं बदलेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को इन्होंने अपने वालिद की जागीर बना लिया हुआ है। हर सियासतदान समझता है कि मेरी जब तक आखिरी सांस नहीं खत्म होगी, तब तक मैं ही पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहूँगा। यहीं से पाकिस्तान मार खा रहा है। हम जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, यहाँ पता नहीं होता अगले साल कौन सा प्राइम मिनिस्टर आएगा। और अगर इस मुल्क में जहां मैं बैठी हूँ 4 प्राइम मिनिस्टर आके चले भी गए, किसी ने नहीं पूछा, कोई ऊपर नीचे नहीं हो गया यहाँ का मुल्क का निजाम। किसी ने नहीं कह दिया कि जमहूरियत खतरे में पड़ गई। 2-2 दफा इलेक्शन हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। 1.5 साल में पता नहीं 2 प्राइम मिनिस्टर आके घर चले गए। कोई धरती नहीं हिली, कोई आसमान नहीं कंपा, कोई लोग अपने घरों से भी बाहर निकल के किसी ने राइट लेफ्ट नहीं देखा कि हुआ क्या है। उन्होंने कहा ये है असल जमहूरियत। पाकिस्तान में भी जब तक ये प्राइम मिनिस्टरों ने जो ठेका लिया हुआ है ना, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को अपने बाप का घर समझ कर कि हम 5 साल बाद जेल 10 साल काट लेते हैं, कोई बात नहीं, मुल्क बदल रहे हैं, जब हमारी हुकूमत नहीं है हम भाग जाते हैं मुल्क से, जब अपना दौर आएगा वापस आए फिर हम प्राइम मिनिस्टर।
ये सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा पाकिस्तान में असल चेंज नहीं होगा। पाकिस्तान में हर दूसरा अननोन चेहरा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। जिस दिन ये हो गया पाकिस्तान में, आप यकीन माने, आप भी जिंदा रहे, मैं भी जिंदा हूँ, अल्लाह ताला हमें ये वक्त बहुत जल्द दिखाएगा। पाकिस्तान में असल तब्दीली उसी दिन आएगी जब किसी को पता ही नहीं होगा कि अगले साल किसने प्राइम मिनिस्टर बन जाना है, 5 साल बाद कौन नया प्राइम मिनिस्टर होगा। फिर ये निजाम बदलेगा, फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो चेंज होगी, उसको पता होगा हमें किस चीज का डर है, हमें क्या पता, आगे जो आएगा उसको देख लेंगे। तो वो ये तभी ये जो जकड़ा हुआ है सिस्टम को ना, इस खानदानी शाही और विरासत ने, बाप नहीं तो बेटा, बेटा नहीं तो बेटी, ये तभी पाकिस्तान का निजाम बदलेगा। तो पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स, आपको भी प्राइम मिनिस्टर बनने का हक होना चाहिए, खानदानों को प्राइम मिनिस्टर बनने का हक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के हर शहरी को प्राइम मिनिस्टर बनने का हक होना चाहिए। और जब हमारी पाक और फौज को ये जिस दिन चीज समझ आ गई ना, आप यकीन माने उसी दिन ही पाकिस्तान बदलेगा। जी डॉक्टर साहब, आप क्लोज करते हैं। जी, पाकिस्तान का निज़ाम बदलने के लिए आपको सबसे पहले सियासतदान जो हैं, उनको पूछना पड़ेगा कि ये चाहते क्या हैं हमारे मुल्क के साथ? क्या अभी इनकी पेट की जहन्नुम नहीं भरी? कब भरेगी इनकी पेट की जहन्नुम? ये इनसे पूछने की ज़रूरत है। इनको मेरा ख़्याल है अपनी अय्याशी ख़त्म करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। शायद बड़ा मुश्किल है, सफ़ीना साहिबा ने जिस तरफ इशारा किया कि हमारे जैसा क्यों नहीं वज़ीर-ए-आज़म सफ़ीना क्यों नहीं वज़ीर-ए-आज़म बन सकती पाकिस्तान की? राजा साहब क्यों नहीं वज़ीर-ए-आज़म बन सकते पाकिस्तान में? क्या वो काबिल नहीं है? सफ़ीना साहिबा काबिल नहीं है? इनको सारी ज़िंदगी इन्होंने गुज़ार दी अवाम के मसाइल सुनते, उसको मीडिया के ऊपर उजागर करते, 98 से बता रही हैं कि आप नहीं राजा साहब, आपको 30-40 साल हो गए सहाफ़त करते हुए। मुझ जैसा जो तिफ़्ल मकतब है आपसे सीखता है खोशाचीनी करके, क्या मुझे राइट नहीं है? क्या हमारे मुल्क के पढ़े-लिखे डॉक्टर को राइट नहीं है? पढ़े-लिखे इंजीनियर को राइट नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आके? वो कैसे करेगा? इलेक्शन तो बिका हुआ होता है। इलेक्शन तो आपने 2 करोड़ अगर एमपीए के लिए आपने बैनर्स और पोस्टर बनवाने हैं, तो आप ये माइंड में रख के आते हैं कि मैंने इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है। वो इन्वेस्टमेंट होती है एमपीए बनने की, वो इन्वेस्टमेंट होती है एमएनए बनने की, वो इन्वेस्टमेंट होती है चेयरमैन और काउंसलर बनने की। जो इन्वेस्टमेंट आप गरीब आवाम के टैक्स का पैसा निचोड़ के अपने चेहरे के ऊपर लाली लेके आते हैं। इनको शर्म नहीं आती राजा साहब? इनको पता नहीं है कि ये गरीब मुल्क के वजीर आजम है, इन्होंने मरना भी है, कल को जवाब देना है अल्लाह को। लेकिन शायद इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने भी कोई पीछे से वो पर्ची, लफ्ज बड़ा मशहूर है कि ये पर्ची पे कोई अब ये सरबराह बन गया, पर इन्होंने पर्चियां लिखवाई हुई हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ये एक अनलिमिटेड और इन्फिनिटिव टाइम के लिए इस दुनिया के अंदर आए हुए हैं और इन्होंने कभी नहीं मरना। लेकिन ये जिन औलादों के लिए करोड़ों अरबों खरबों हराम के कमाते हैं, वो औलादें भी इनको अपना बाप तस्लीम नहीं करती। वो औलादें अपने आप को अपनी फैमिली से डिसएसोसिएट कर देते हैं, उनकी इज्जत ही नहीं करती। आपने अपनी औलादों के लिए कमाया है जो आपकी इज्जत करके आपको नाम से पुकारती हैं। कौन औलाद अपने बाप को अपने नाम से पुकारता है? वो औलादें आपको अपने नाम से पुकारती हैं। आप उस गरीब आवाम का पैसा निचोड़ निचोड़ के आपने अपनी अपनी लालियां चेहरे पे ले आए और अपने महल्लात बना लिए, जिसको ऊपर गर्दन करके देखे तो इंसान पीछे जाके गिरता है। आपको शर्म नहीं आती कि आपने इस मुल्क के वजीर आजम है जिस मुल्क के 70-80% मफलूजुल हाल है, जहां पे लोगों का हाल कोई नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं समझता हूँ राजा साहब, ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है। नया साल है, इसमें हम उम्मीद करते हैं कि नया साल एक नई रोशनी के साथ तुलू हुआ है इंशाल्लाह। और इसका जो सूरज है ये इस तरह तुलू हुआ है कि ये हर एक की किस्मत के अंदर रोशनी फैलाएगा, हर एक की किस्मत का ये मुकद्दर का सिकंदर बन के आएगा। हर एक गरीब को फिर जीने के लिए एक नई ऐसी उम्मीद मिल जाएगी कि शायद आगे बढ़ने का उसको रास्ता मिल जाएगा। और अल्लाह करे कि इन्हीं उल्लू के पट्ठों को, मैं शायद लफ्ज़ सोच रहा था कि मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपकी इजाज़त है, तो अल्लाह इन्हीं को हिदायत दे दे और इन्हीं कम बख्तों को, बेईमानों को, बदमाशों को, रस्सागीरों को, ज़ालिम लोगों को, फ़िरौनों को अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि ये हमारी गरीब और मुफ़लिस अवाम, इनका भी कुछ सोचें, अपने झगड़ों से बाहर निकल आएँ। ये आपके प्लेटफ़ॉर्म से मेरी दरख्वास्त है और उम्मीद करता हूँ कि ये साल जो नया होगा, ये बहुत सारी तब्दीलियों के साथ, बहुत सारी एक नई उम्मीदों के साथ और बहुत सारी इनिशिएटिव्स के साथ माला माल होगा इंशाल्लाह। जी सफीना, आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे? बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब से एग्री करती हूँ। वैसे आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, हदायत नहीं मिलनी, जिनको हदायत मिलनी होती है वैसे काम ही नहीं करते हैं, अल्लाह उनको इस राह पे नहीं राइट। डालता। तो ये गुमराह लोग होते हैं, उन्होंने गुमराही की तरफ ही रहना है। बस मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जो सही में पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के हैं, उनको अकल आए कि हमने पुराने घोड़ों को बार बार टीके लगा के नहीं मैदान में उतारना, नए पाकिस्तानियों को आने का मौका दिया जाए और तब देखें कि पाकिस्तान का निजाम कैसे बदलता है।
आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, सफीना साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये दो हमारे मेहमान थे। हमने ओपन टॉक की, कोई हमारा एजेंडा नहीं था, गपशप की शक्ल में हमने जो प्रोग्राम किया, जो बातें हमने कहनी थी वो कह दी, जो जवाब सब ने देने थे सफीना ने भी दिए, डॉक्टर साहब ने भी दिए, हमने भी सवाल किए। बड़ी अच्छी बात की सफीना ने कि चौकीदार कहना जो नहीं कहना चाहिए, मुहाफिज कहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। चौकीदार भी मुहाफिज ही होता है। चले लोगों में फ़र्क होता है, अल्फाज की जो आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ये मुहाफिज हैं। आए दिन शहीद होते हैं, सिपाही भी शहीद हो रहा है, सूबेदार भी शहीद हो रहा है, कप्तान भी, लेफ्टिनेंट भी, मेजर भी, जनरल भी और ब्रिगेडियर भी शहीद हो रहा है। तो ये लोग कुर्बानियाँ दें। इसी तरह पुलिस के लोगों की बहुत ज़्यादा कुर्बानी है। गलतियाँ जहाँ होती हैं उसकी निशानदेही भी करनी चाहिए। हम सिपा सलार आज़म आसम मनीर साहब से कहते हैं कि आप अस्पतालों का हाल भी देखें। जो अस्पतालों में जो लोग डॉक्टर डबल डबल काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, उन पर आप पाबंदी आयद करें। और फौजी जवानों के लिए लगे हुए, आर्मी वालों के लगे हुए हैं, वही उनको काम करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बनाने की कोशिश करें। वज़ीर आज़म से मेरी गुजारिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बनाएं ताकि गुरबा को सहूलियात मिले। गरीबी भी चाहता है कि मैं CMH में जाऊँ, MH में जाऊँ। क्यों वहाँ जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि वहाँ सहूलियात मिलती हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा करप्शन उन्हें नज़र नहीं आती। वो फीस देते हैं, काम हो जाता है। सिविल अस्पताल अच्छे करें। सिविल अस्पतालों के जो इंचार्ज हैं उन्हें ईमानदारी करनी चाहिए। जो जो जिस महकमे में बैठा हुआ है, मैं सारे सियासतदान लीडरों से कहूँगा, मजहबी लीडरों से भी कहूँगा और दूसरे लीडरों से भी कहूँगा, आप अपने वर्कर को बोलें जहाँ जहाँ रहते हैं ईमानदार हो जाए।